मेरा नाम दिव्यांश शुक्ला है और आज से मैं आपको जियोग्राफी की क्लासेस लूँगा आपकी। सिविल सर्विसेज के लिए हम लोग जियोग्राफी की क्लासेस ले रहे हैं यूपीएससी के लिए। तो यूपीएससी की जो क्लासेस हैं इसमें आज पहली क्लास है आपकी, तो हम इसको ओरिएंटेशन क्लास की तरह रखेंगे। ओरिएंटेशन क्लास का मतलब हम लोग जस्ट बेसिक बिल्कुल सा समझेंगे कि जियोग्राफी का सिलेबस कैसा है और कहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। जियोग्राफी ओरिएंटेशन की आपकी क्लास है, आज से आपकी पहली क्लास है ये। तो पहली क्लास में जनरली हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बहुत चिंता नहीं करनी है आपको। हम लोग सिंपल सी कुछ चीज़ें समझेंगे जियोग्राफी का, जिसको बेसिक्स बोलते हैं, और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। यूपीएससी की प्रिपरेशन में सबसे जो महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है सिलेबस। सिलेबस से हमको कभी भी इधर से उधर नहीं जाना है। जितना भी हम लोगों को पढ़ना है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। तो आप लोग जहाँ से भी नोट्स बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि नोट्स के जो पेजेस, उसमें 2 पेज आप ब्लैंक छोड़ दीजिए शुरू के। वो 2 पेजेस में आपको यूपीएससी के वेबसाइट से या कहीं से भी आपको जियोग्राफी का सिलेबस मिल जाए तो आपको उसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। आई होप कि मेरी लैंग्वेज आप सभी को समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा मैं हिंदी बोलता हूँ, इंग्लिश में वैसे तो मैं पढ़ाता हूँ, पर गुजरात में मैं पहली बार आया हूँ, मेरे लिए थोड़ा सा नया है। तो आई होप कि आप लोगों को हिंदी मेरी समझ में आ रही होगी और इंग्लिश के मैं वर्ड्स यूज़ करूँगा, और जिन वर्ड्स की इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो सकेगा हिंदी में उतना मैं कर दूंगा। कुछ ऐसे जियोग्राफी में वर्ड्स होते हैं जिनको हम इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, उनका हम हिंदी ट्रांसलेशन नहीं करते हैं, क्योंकि हिंदी का ट्रांसलेशन करने में उन वर्ड का मीनिंग बदल जाता है। तो इसलिए हम लोग कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो मैं आपको बता दूंगा कि वो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम लोग हिंदी में नहीं बल्कि इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो आपकी आज की पहली क्लास का पहला जियोग्राफी का, हम लोग जीएस के लिए जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो इस जियोग्राफी को हम लोग जनरल जियोग्राफी कहते हैं, और ऑप्शनल वाली जियोग्राफी उसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो जनरल जियोग्राफी, जनरल जियोग्राफी से हम लोग शुरू करते हैं आज की पहली क्लास, ठीक है। तो जनरल जियोग्राफी में जो सबसे पहली चीज़ हम पढ़ते हैं, जियोग्राफी का मतलब है कि हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। जियो का मतलब अर्थ, तो अर्थ के बारे में हम लोग, धरती के बारे में, पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो आपका आएगा वो है दी अर्थ। इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग देख लेंगे। दी अर्थ यानी पृथ्वी। अब पृथ्वी में सबसे पहली चीज आती है कि इसकी आकृति कैसी है। व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आकृति कैसी है। तो पहला टॉपिक जो आएगा हम लोग पढ़ेंगे शेप ऑफ द अर्थ। इसमें सब टॉपिक है शेप ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की आकृति कैसी है। तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि अर्थ का अपना एक शेप है, ना ये परफेक्ट स्फेयर है, यानी पूरी तरह से गोलाकार भी नहीं है ये, और ना ही पूरी तरह से चपटी हुई है। पृथ्वी का एक अपना शेप है, इसलिए इसके अपने शेप की वजह से, अपने एक आकार की वजह से इसको हम जियोइड शेप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जियोइड शेप। जियोइड, जियोइड का मतलब पृथ्वी का एक अपना आकार है। मतलब अगर हम अर्थ को देखेंगे तो एक फुटबॉल की तरह शेप में है, बट फुटबॉल की तरह पूरी तरह से स्फेयर नहीं है, ये स्फेरिकल नहीं है, बीच में बल्ज्ड है, बीच में उभरी हुई है। और जो ऊपर के दोनों सिरे हैं जिनको हम ध्रुव बोलते हैं, पोल्स, पोल्स के पास ये चपटी हुई है, ठीक है ना। तो इसका शेप कुछ अपने टाइप का है, पोल्स पे चपटी हुई, और जो इक्वेटर है, जो बीच का पोर्शन है, वहां पर उभरी हुई, ठीक है ना। तो इसके शेप को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ऑब्लीट स्फेरॉइड। ऑब्लीट स्फेरॉइड।
या हिंदी में बोलें तो थोड़ा सा कठिन नाम है इसका, लध्वक्ष गोलाभ। ये नाम है इसका, लध्वक्ष गोलाभ। तो पृथ्वी का जो शेप है वो हमारा कैसा है, जियोइड शेप की है हमारी अर्थ। हमको बस इतना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, शेप में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये एक बेसिक चीज़ थी इसलिए हमने आपको बता दी, क्योंकि ओरिएंटेशन क्लास है, यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब इसी शेप में हम लोग एक चीज़ और देखेंगे, शेप में एक चीज़ हम लोग और देखेंगे। एक फिगर ड्रॉ करिएगा आप लोग, अर्थ का एक फिगर ड्रॉ करिएगा ऐसे। ये हमको पता है कि नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये है हमारा साउथ पोल, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। इन दोनों को अगर आपस में मिला दें और यहां से हम इधर साइड का ईस्ट है ये हमारा, और ये हमारा वेस्ट है, अर्थ का वेस्ट है, ईस्ट और वेस्ट। अब इन दोनों में अगर हम आपसे पूछें कि नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जो डायमीटर है ये ज़्यादा होगा या ईस्ट और वेस्ट का डायमीटर ज़्यादा होगा, कौन सी लेंथ ज़्यादा होगी, तो ये जो ईस्ट टू वेस्ट लेंथ है ना, ये थोड़ी सी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल के कंपैरिजन में, ठीक है। बहुत कम अंतर है, मामूली सा अंतर है। तो इसको हम बोलते हैं पोलर डायमीटर यानी ध्रुवीय व्यास। इसको हम लोग बोलते हैं पोलर डायमीटर यानी ध्रुवीय व्यास। ये हमारा हो जाता है ध्रुवीय व्यास, ठीक है, या पोलर डायमीटर। और ये वाला हमारा हो जाता है, ये वाली जो लाइन है ये, इसको बोल देते हैं इक्वेटोरियल डायमीटर। इक्वेटोरियल डायमीटर इंग्लिश में बोल देते हैं इक्वेटोरियल डायमीटर, और हिंदी में बोल देते हैं विषुवतीय, विषु विषुवतीय व्यास, ठीक है। ये जो होता है हमारा विषुवतीय व्यास, इसकी लेंथ होती है 12,757 किलोमीटर, 12,757 किलोमीटर। ये ईस्ट टू वेस्ट डायमीटर की लेंथ होती है, ठीक है, पृथ्वी के। और जो ये वाला डायमीटर है हमारा, अलग अलग कलर से हम आपको दिखाई दे रहे हैं, जो हमारा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल है, जिसको हम पोलर डायमीटर बोलते हैं, इसकी होती है 12,714 714 किलोमीटर। ये इस पोलर डायमीटर की लेंथ होती है। तो अर्थ में आपने देखा कि दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, फिर भी अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि पोलर डायमीटर ज्यादा होता है अर्थ का या इक्वेटोरियल डायमीटर, तो इक्वेटोरियल डायमीटर अर्थ का ज्यादा होता है। हमने लेंथ आपको लिखा दी है, ठीक है। अब इसमें दूसरी चीज जो हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के बारे में, दूसरा टॉपिक है, वो है मोशंस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की गतियां, किस तरह से अर्थ मोशन करती है, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, हम इरेज कर रहे हैं। तो अब अगला हमारा टॉपिक है, जो सेकंड टॉपिक है आपका, मोशंस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियां, जिनको हम लोग देखेंगे। मोशंस ऑफ द अर्थ,
मोशंस ऑफ द अर्थ, ये हमारा नया टॉपिक है, ठीक है। सेकंड टॉपिक है, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे आप लोग ऐसे नोट डाउन कर रहे हैं अपनी अपनी बुकलेट में, अपने नोट्स में, तो अगर हम आपसे बोलें कि मेन हेडिंग है, तो मेन हेडिंग आप लोग हमेशा बीच में ऐसे डालिएगा नोट्स बनाते टाइम पे। अगर हम आपसे बोलें कि ये साइड हेडिंग है, तो साइड हेडिंग आप यहाँ पे डालिएगा नोट्स में, ठीक है। और अगर हम आपसे बोलेंगे कि सब हेडिंग है, तो साइड हेडिंग मान लीजिए आपने 1 नंबर ऐसे डाल ली, तो साइड हेडिंग के नीचे सब हेडिंग में ए बी सी ऐसे करके चलेगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग नोट्स अपने बनाएंगे। तो जब मैं बोलूँ ऐसे तो आप लोग ये समझ जाइएगा। तो ये मेन हेडिंग है आपकी पृथ्वी की गतियां, ठीक है। अब इसमें कितनी तरह से, अगर हम आपसे पूछें कि अर्थ की कितनी मोशंस होती, कितनी तरह से गति करती है अर्थ, आई होप कि आप लोग सभी लोगों को नहीं पता होगा, या पता होगा, कुछ लोगों को हो सकता है पता हो कि अर्थ 3 तरह से मोशन करती है। ज़्यादातर लोगों को 2 तरह से पता होता है, लेकिन अर्थ 3 तरह से मोशन करती है। 3 तरह से कैसी मोशन? एक तो जैसे सपोज करिए ये अर्थ है, ठीक है ना, एक मोशन होती है इसकी अपने एक्सिस के अराउंड, ऐसे ऐसे मोशन करती है, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं? रोटेशन। ये रोटेशनल मूवमेंट है अर्थ का, घूर्णन गति जिसको बोलते हैं। दूसरा होता है अर्थ, जैसे सपोज करिए यहाँ पर सन है, यहाँ पे जूम करिएगा कि यहाँ पे सन है, और अपनी एक्सिस पर इस सन के चारों ओर अर्थ रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है, ठीक है, ऐसे करके चक्कर लगा रही है। इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन, परिक्रमण। ये तो 2 गतियां हो गई। अर्थ की एक तीसरी गति होती है जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन, अगर मैं स्पेलिंग लिखूं ऐसे, ये होगी प्रिसीजन की स्पेलिंग, ठीक है। ये अर्थ की तीसरी टाइप की गति होती है। आप लोगों ने देखा होगा स्पिनिंग टॉप होता है ना, एक लट्टू नचाया जाता है, गुजरात में पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, लट्टू नचाया जाता है ना। तो वो जब नचाते हैं ऐसे करके, तो उसकी जो टिप होती है, ऐसे नाचता है जब वो बहुत तेजी से ऐसे नचाते हैं उसको, तो टिप के साथ वो इस तरह से कुछ मूवमेंट करता है, ऐसे अपने वो अपनी एक्सिस पे भी घूमेगा, और टिप के साथ कुछ इस तरह से उसमें ऐसे ऐसे मूवमेंट होती है। ये होती है प्रिसीजन की मूवमेंट, और ये सेम मूवमेंट अर्थ भी करती है। इसलिए अर्थ की हम लोग 3 मोशंस पढ़ते हैं, ठीक है। अर्थ की 3 मोशंस हम लोग पढ़ते हैं। तो पहली मोशन होती है अर्थ की, पहली मोशन होती है रोटेशन, जिसको हम लोग बोलेंगे घूर्णन। घूर्णन गति, ठीक है। ये पहली मोशन होगी। हमने आपको बताया अपने एक्सिस के अराउंड जो अर्थ मोशन करती, इस तरह से रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे। अर्थ अपनी एक्सिस पे झुकी हुई है, तो सबको पता है ना, अर्थ अपनी एक्सिस पे झुकी हुई है 23.5 डिग्री। अगर ऐसे देखेंगे तो कुछ इस तरह से अर्थ अपनी एक्सिस पे झुकी हुई है, ये उसकी एक्सिस है, ठीक है ना। कितने डिग्री? तो यहां से अगर डॉटेड हम बनाएं तो ये हो जाएगा 23.5 डिग्री, 23.5। अर्थ ऐसे झुकी हुई है अपनी एक्सिस पे, ठीक है। अब घूर्णन गति तो हो गई आपकी ये। अब घूर्णन गति में हम लोगों को क्या पढ़ना है? एक तो ये चीज पढ़नी है कि अर्थ अपनी एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी। आज की क्लास एकदम बेसिक क्लास है, ठीक है ना। जिन बच्चों को बिल्कुल भी कुछ नहीं आता ज्योग्राफी में, उनके लिए भी हम इस तरह की क्लास लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो अक्ष का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। हमने बताया कि अपनी अक्ष पर झुकी हुई है। अक्ष का मतलब जैसे ये अर्थ है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली ऐसे एक रेखा अगर हम खींच लें ऐसे, इस तरह से कुछ, तो इसको हम बोलते हैं एक्सिस यानी अक्ष, ठीक है ना। इसको हम बोल सकते हैं, जैसे हमने बताया था ना, 2 प्रकार के डायमीटर होते हैं, 2 तरह के डायमीटर। तो ये आपका पोलर डायमीटर होता है बेसिकली। अक्ष कुछ नहीं है आपका, अक्ष इज सिंपली, एक्सिस इज सिंपली पोलर डायमीटर ऑफ द अर्थ। पोलर डायमीटर का मतलब नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये पोलर डायमीटर हो गया, ठीक है ना। अब इसमें हम देखेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सिस यानी अक्ष, ठीक है।
अब अगली चीज जो हमको देखनी है कि अर्थ जब रोटेट करती है अपनी एक्सिस पर, जब इसका रोटेशन होता है तो इसका रोटेशन किस डायरेक्शन में होता है? इसका रोटेशन होता है ऐसे, इस डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ये डायरेक्शन होता है अर्थ की रोटेशन का, ठीक है ना? वेस्ट से ईस्ट की तरफ कुछ इस तरह से अर्थ रोटेट करती है, ठीक है? अब एक चीज और पढ़नी है हमको, एक बेसिक सी चीज है। हम आपसे पूछे अगर, जैसे हम अर्थ को ऐसे ड्रॉ करें कि अर्थ है हमारी, ठीक है, ये अर्थ है हमारी, इसको अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है, अब हम इसमें अर्थ को समझने के लिए जियोग्राफर्स ने क्या किया, जो भूवैज्ञानिक थे, जो उन्होंने क्या किया कि पृथ्वी को समझने के लिए इसको दो पार्ट में ऐसे बीच से डिवाइड कर दिया एक रेखा के द्वारा, और इसको बोला कि ये 0 डिग्री की रेखा है, ठीक है ना? यानी ऊपर वाला जो पोर्शन हो गया, ऊपर वाला पार्ट हो गया, इसको हमने बोल दिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला जो हो गया इसको बोल दिया हमने सदर्न हेमिस्फीयर। मतलब ये हो गया उत्तरी अर्ध गोलार्ध, हिंदी में उत्तरी अर्ध गोलार्ध, और ये हो गया दक्षिणी अर्ध गोलार्ध, ठीक है? दो स्फेयर्स में डिवाइड कर दिया, दो इक्वल टाइप की, जैसे एक बॉल ले ले हम ऐसे, उसको बीच से ऐसे काट दें, ऐसे करके दो स्फेयर्स में डिवाइड कर दिया। और डिवाइड करने वाली रेखा कौन सी है? 0 डिग्री रेखा, इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या इसको हम बोल देते हैं इंग्लिश में, इसको बोल देते हैं इक्वेटर, इक्वेटर, या हिंदी में इसका एक और नाम है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है? 3 नाम है इसके, इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं, हिंदी में या तो भूमध्य रेखा बोल देंगे या विषुवत रेखा, दोनों एक ही चीज है, ठीक है? अब हमने क्या किया, इसके बाद फर्दर हमने कुछ और पार्ट्स में अर्थ को डिवाइड किया, ऐसे ऐसे करके कई सारी रेखाएं हमने बनाई यहां पर। तो हमको जो मेन रेखाएं पढ़नी है अर्थ की, वो कुछ इस तरह से हैं, ठीक है ना? ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई। एक रेखा हमारी जाती है, एक रेखा हमारी जाती है यहां पर, जैसे ये 0 डिग्री है ना, इसी तरह से यहां पर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पे होती है, एक 66.5 डिग्री पे होती है, और यहां पे ये होता है 90 डिग्री, और यहां पर भी 90 डिग्री। तो ये साउथ पोल हो गया, 90 डिग्री एस लिख दिया हमने इसको, और ये नॉर्थ पोल हो गया, तो इसको हमने 90 डिग्री एन लिख दिया, ठीक है ना? इस रेखा को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इस रेखा को हम लोग बोल देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, ठीक है? ये भी 6.5 या ये भी 23.5 डिग्री पे है, ठीक है? ये भी 23.5 डिग्री पे ही है, और ये भी 66.5 डिग्री पे है, ये वाला, ठीक है? अब इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा, हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा, और इसको बोल देते हैं मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक है? और वो भूमध्य रेखा हमने लिखवाई दी है। इस तरह से कुछ रेखाओं में हम लोग पूरी अर्थ को इस तरह से डिवाइड करते हैं। ये मैं आपको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसलिए पूरा नहीं पढ़ा रहा हूं, बस समझाने का उद्देश्य ये है कि अर्थ की जो रोटेशन होती है, जो घूर्णन है अपनी एक्सिस के अराउंड, ये एक्सिस ऐसे ऐसे हम डाल दी, यहां से झुकी हुई है इसलिए हमने तिरछी लाइन खींची है,
अब ये एक्सिस के अराउंड जो ऐसे मूवमेंट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, इस तरह से वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट इस तरह से मूवमेंट कर रही है, ऐसे करके घूम रही है, तो हर जगह पर अर्थ की मूवमेंट में अर्थ की स्पीड जो है, पृथ्वी की स्पीड जो है वो सेम नहीं रहती है। घूर्णन गति हर पृथ्वी के हर एक बिंदु पर, हर एक रेखा पर सेम नहीं होती है। पृथ्वी की घूर्णन गति भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है, सबसे ज्यादा स्पीड कहां पे होती है? भूमध्य रेखा पर, यानी इस वाली लाइन पर। फिर इससे कम इस वाली लाइन पर, फिर उससे कम इस वाली लाइन पर। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से यानी भूमध्य रेखा से पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, तो पृथ्वी की घूर्णन गति में कमी आती है। स्पीड, जो रोटेशनल स्पीड होती है वो धीरे धीरे क्या करती है? कम करती है, डिक्रीज होती है। ठीक है ना? कैसे डिक्रीज होती है? आप अब ऐसे देखिए, एक पॉइंट आप यहां पे ले लीजिए, ठीक है ना, एक पॉइंट यहां पे ले लीजिए, एक पॉइंट आप यहां पे ले लीजिए। अब अगर आप अर्थ को ऐसे घुमाएंगे तो ये वाला पॉइंट उतने ही सेम टाइम में ज्यादा दूरी ट्रेवल करेगा कि ये वाला पॉइंट? जाहिर सी बात है, ऑफ कोर्स ये वाला पॉइंट ज्यादा दूरी तय करेगा, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो सेम टाइम में अगर ये वाला पॉइंट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब यहां पर स्पीड ज्यादा है। टाइम तो सेम है, लेकिन फिर भी उतने टाइम में यहां वाला पॉइंट ज्यादा डिस्टेंस पे जा रहा है। अगर इसको घुमा रहे हैं, इसका मतलब यहां पर स्पीड ज्यादा है। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते चले जाएंगे पोल्स पे, यहां पे इस जगह पर स्पीड हो जाएगी 0 किलोमीटर पर सेकेंड या आवर, जो भी लिख लीजिए। ठीक है ना? इस तरह से स्पीड में चेंज होता है। अर्थ की पूरी रोटेशनल स्पीड अर्थ के हर एक लैटिट्यूड पे, हर एक अक्षांश पे समान नहीं होती। इनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं, आगे भी बताऊंगा इसलिए अभी नहीं बताया है। इनको बोलते हैं हम लैटिट्यूड। ये जो लाइंस होती है इनको बोलते हैं लैटिट्यूड, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आई थिंक। अब हम लोग ये देखेंगे कि जब स्पीड में चेंजेस होते हैं, स्पीड चेंज होती है, अलग अलग स्पीड होती है, तो अलग अलग जगहों पे स्पीड होती क्या है। तो इक्वेटर पे जो स्पीड होती है, ये इक्वेटर हो गया। इक्वेटर पे अर्थ की स्पीड होती है रोटेशन करने की, घूमने की जो गति होती है वो होती है 1690 किलोमीटर पर आवर। 1690 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर कोई इक्वेटर पे बैठा है तो अर्थ की यहां पर स्पीड इतनी होगी। और अगर यहां पे बात करें 66.5 पे, तो यहां पर इसकी जस्ट आधी हो जाती है। आधी का मतलब 845 किलोमीटर पर आवर। और यहां पोल्स पे हमने बताया आपको 0। पोल्स पे कितना हो जाता है? 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब अगर इन फ्यूचर कोई प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आता है कि अर्थ की रोटेशनल स्पीड किस जगह पर सबसे ज्यादा होती है, तो इक्वेटर पे, और या फिर इस तरह से आ जाता है, स्टेटमेंट बेस दे देते हैं वो, कि अर्थ की जो रोटेशनल स्पीड है वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने पर घटती है या बढ़ती है, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो पोल्स की तरफ जाने पर डिक्रीज होती है, ठीक है ना, डिक्रीज होती है। और पोल्स से इक्वेटर की तरफ आने पर इंक्रीज होती है, ठीक है ना। इंक्रीज का मतलब ये साइन, डिक्रीज का मतलब ये वाला साइन, ठीक है ना। इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि हमारी मोशंस में रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। दूसरी मोशन हमारी आती है, जब हम रोटेशनल मोशन पढ़ लेंगे तो सेकंड मोशन हमारी होती है रिवोल्यूशन यानी परिक्रमण। सेकंड मोशन हमारी होती है रिवोल्यूशन यानी परिक्रमण गति, परिक्रमण गति, ठीक है। अब रिवोल्यूशनल मोशन क्या होती है, परिक्रमण गति क्या होती है?
परिक्रमण का मतलब ये होता है कि हमने बताया था, आप अज्यूम करिए कि यहां पर सन है और अर्थ इसके चारों ओर ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रही, चक्कर काट रही है, ठीक है ना, एक फिक्स पाथ पे ऑर्बिट है, एक फिक्स ऑर्बिट है। तो पृथ्वी जो है रिवोल्यूशन ऐसे कुछ करती है, इस तरह का इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, एग के शेप का, अंडे के शेप का। और यहां पर कहीं पे मान लो कि सन है, यहां पर कहीं पे मान लो, ऐसे एक लाइन खींचेंगे, यहां पे कहीं पे मान लो सन है, ठीक है। अब एक चीज आपने देखी होगी, सन इसके सेंटर पे नहीं है, किसी एक साइड है। इलिप्ट की यही खास बात होती है ना, दो यहां पर नाभियां होती हैं इलिप्ट में, अगर हम पढ़ेंगे मैथ्स में तो दो नाभियां होती है इलिप्ट में, ऐसे दो पॉइंट्स होते हैं, एक इधर एक इधर, ठीक है ना। तो हम लोग इलिप्टिकल पाथ के बारे में पढ़ रहे हैं। सन जो होता है, यहां पर मान लीजिए सूर्य है, ये सन है, ठीक है ना, और अर्थ इधर और इधर इस तरह से कुछ रिवॉल्व कर रही है सन के चारों तरफ, ऐसे करके ये रिवॉल्व कर रही है, ठीक है ना। ये जो पोजीशन है, यहां पर आप देख रहे होंगे कि जो सन है या अर्थ जो है वो सन के पास है और इस पोजीशन पे सबसे दूर है। तो इस पोजीशन को बोलते हैं एपिहीलियन, और इस पोजीशन को बोलते हैं पेरिहीलियन। ये दो पोजीशंस होती हैं, एपिहीलियन और पेरिहीलियन, ठीक है। एपिहीलियन, पेरी का मतलब पी से पेरी और पी से पास, ऐसे याद रखना। यहां पर अर्थ सबसे पास होती है और यहां पर सबसे दूर होती है, फारदेस्ट पोजीशन, दूर, ठीक है ना। तो क्या डिस्टेंस होती है इनके दोनों के बीच की? तो यहां से अगर हम देखें तो अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर। CR मैंने लिखा है करोड़, ठीक है ना। और यहां से जो सबसे फारदेस्ट, जो सबसे दूर की पोजीशन होती है वो होती है 15.2 किलोमीटर, सॉरी 15.2 करोड़ किलोमीटर, ठीक है ना। ये स्थिति जो आती है ये लगभग आती है हमारे पास जुलाई के मौसम में। जुलाई के मौसम में जब हमारे यहाँ जुलाई का मौसम होता है, जुलाई का, सॉरी मौसम कह रहे हैं, जुलाई का महीना होता है, तो जुलाई के महीने में अर्थ जो होती है वो सन से सबसे दूर पोजीशन पे होती है, फारदेस्ट पोजीशन पे होती है। और जनवरी के महीने में जब सर्दियां चल रही होती हैं तो सबसे पास होती है। 3 जनवरी को अर्थ जो होती है वो सन के सबसे पास होती है और 4 जुलाई को, 4th ऑफ जुलाई, सबसे दूर होती है। जब दूर होती है तो एपिहीलियन बोलेंगे और जब पास होती है तो पेरिहीलियन बोलेंगे, ठीक है। अब पृथ्वी का जो परिक्रमण है, परिक्रमण का मतलब ये जो ऐसे सन के चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रही है, अर्थ ऐसे घूम रही है, इस चक्कर लगाने का जो परिक्रमण है उसका, उसकी जो स्पीड है अर्थ के मूवमेंट की, मान लो यहां से अर्थ ऐसे मूव कर रही है इस तरफ को ऐसे, तो इसकी जो मूवमेंट की स्पीड है यहां पर ऐसे लिखेंगे, स्पीड क्या है, किस स्पीड से मूव करती है, 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंग अर्थ जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ये इसके परिक्रमण की औसत गति है, एवरेज स्पीड है ये, अर्थ के रोटेशन, रिवोल्यूशन की एवरेज स्पीड है ये, ठीक है ना। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा कि अर्थ के रोटेशन में, मतलब पूरे सॉरी रिवोल्यूशन में कितना समय लगता है, एक पूरे चक्कर में, एक पूरा चक्कर अर्थ कितने दिनों में कंप्लीट करती है। सूर्य का एक चक्कर, सन का एक रिवोल्यूशन अर्थ कितने डेज में कंप्लीट करती है, तो 365 is to 1/4 डेज, 365 सही 1/4 दिनों में अर्थ एक चक्कर कंप्लीट करती है अर्थ का, सूर्य का, ठीक है ना। इसीलिए ये जब 1/4 1/4 ऐसे 4 बार जुड़ता है, 1/4 प्लस
1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। 4 साल जुड़ता है जब, तो ये एक दिन बना देता है, और तभी हमारा आता है लीप ईयर। लीप ईयर फरवरी के मंथ में जो एक एक्स्ट्रा दिन होता है हर 4 सालों में, वो लीप ईयर यहीं से आता है, ठीक है ना। तो 365/1/4 डे में अर्थ एक चक्कर पूरा कंप्लीट करती है सूर्य के चारों तरफ का, ठीक है। अब देखिए, हमने आपको बताया कि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पर झुकी हुई है। कितना झुकी हुई है? तो ये 23.5 डिग्री, कितना 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है, ठीक है। अब जब आप ऐसे इमेजिन करिएगा कि यहां पर सन है, ठीक है ना, और इसकी रेज ऐसे पृथ्वी की तरफ जा रही हैं ऐसे, ठीक है, और यहां पर अर्थ है हमारी, ठीक है, और ये अपनी एक्सिस पर ऐसे झुकी हुई है। तो सन की जो रेज होगी ये किसी एक पोर्शन पे ज्यादा पड़ेंगी। ऐसे अगर हम इसको डिवाइड कर दें, अर्थ को, इक्वेटर हो गया हमारा, तो किसी एक पोर्शन पे ज्यादा पड़ेंगी, इस पर थोड़ा पार्शियल पड़ेंगी, कम पड़ेंगी, इस पर थोड़ा और कम पड़ेंगी, और इधर वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन, ये पूरा का पूरा डार्क रहेगा, अंधेरे में रहेगा, ये ऐसे, ठीक है। कुछ इसी तरह से तो होता है। ये इधर से ऐसे सन की रेज अर्थ पे पड़ रही हैं, तो पीछे वाला जो पोर्शन है ये क्या है? अंधेरे में है, डार्कर पोजीशन पे है, ठीक है ना। तो इस वजह से अर्थ के ऐसे टिल्टेड होने की वजह से, झुकाव की वजह से, अपने एक्सिस पे झुके होने की वजह से डे और नाइट की लेंथ में, डे और एंड नाइट, रात और दिन के समय में क्या होता है? अंतर होता है। कभी कभी आपने देखा होगा सर्दियों में रातें लंबी होती हैं, गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, इस तरह से अंतर होता है, ठीक है ना। ये अपनी एक्सिस पर टिल्टेड होने की वजह से होता है, झुके होने की वजह से होता है, ठीक है ना। दिन और रात की लेंथ में अंतर होता रहता है। और रिवोल्यूशन के कारण, रिवोल्यूशन का मतलब जैसे ऐसे चक्कर जो काट रही है अर्थ, इसके कारण सीजन में चेंज होता है, ऋतु में परिवर्तन होता है। इसमें सीजन में चेंज होता है, सीजनल चेंजेस। तो दो चीजें यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ऐसे स्टार बनाइएगा, स्टार बना करके दो चीजें नोट डाउन करिएगा। एक तो अर्थ के अपने एक्सिस पर झुके होने के कारण डे और नाइट की लेंथ में परिवर्तन होता है, ठीक है। इसको अभी हम सारा पूरा नोट करा देंगे आप लोगों को, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं, इस वजह से मैं आपको नोट डाउन नहीं करा रहा हूं, ठीक है। अभी छोड़ दीजिए, अभी मत नोट करिए, मैं पूरा जब अभी नोट्स बनवाऊंगा तब मैं पूरा नोट डाउन करवा दूंगा आपको। इसके बाद अगली चीज आती है प्रिसिशन। तीसरी मोशन हमने क्या बताई थी आपको? प्रिसिशन, प्रिसीजन जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसको हिंदी में भी प्रिसीजन लिख लेना है। ठीक है। प्रिसीजन का मतलब हमने आपको बताया, जैसे अर्थ ऐसे मोशन कर रही है, ऐसे लट्टू की तरह टिप पे अपनी, तो ये ऐसे ऐसे मूव करती है, ठीक है ना। ये होती प्रिसीजन की मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ प्रिसीजन, अपनी एक्सिस पर एक स्पिनिंग टॉप की तरह, स्पिनिंग टॉप की तरह मूव करती है। कैसे? जैसे ऐसे आपने देखा होगा टॉप, ऐसे स्पिनिंग टॉप होता है ना, वो ऐसे ऐसे मूव करता रहता है। तो उसकी मूवमेंट में एक प्रिसीजन में, ये वाली मूवमेंट, इसको प्रिसीजन हम बोलते हैं। अर्थ भी करती है, लेकिन अर्थ को एक प्रिसीजन करने में 26,000 सालों का समय लगता है। 26,000 ईयर्स का टाइम लगता है एक प्रिसीजन कंप्लीट करने में। जियोग्राफी जब हम पढ़ते हैं, अभी आप लोग देखिएगा, जियोग्राफी जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग जब टाइम स्केल की बात करते हैं, समय की बात करते हैं कि समय कितना लग रहा है, तो हमारी और आपकी जिंदगी के अकॉर्डिंग समय नहीं चलता। जियोग्राफी की टाइम स्केल बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी है।
मतलब एक छोटे से परिवर्तन को करने में भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं उसमें, 1-2 साल नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो कुछ इस तरह से जियोग्राफी का टाइम स्केल अलग चलता है। जैसे आपने देखा ना कि आप लट्टू नचाते हैं, स्पिनिंग टॉप करते हैं, तो वो कैसे नाचता है, 1 सेकंड में कई बार ऐसे ऐसे रोटेशन कर देता है। लेकिन अर्थ की एक रोटेशन होने में, ये ऐसे आके यहां तक आने में 26,000 साल लग जाते हैं, ये प्रिसीजन का मूवमेंट। तो अर्थ में या जियोग्राफी में जितनी चीजें हो रही हैं उनमें टाइम स्केल बहुत ज्यादा होती है। जैसे मैं आपसे बताऊं कि 1 सेंटीमीटर से भी कम मिट्टी की परत बनने में 1,000-1,500 साल लग जाते हैं, इतनी सी मिट्टी बनने में, वो भी तब जब उसको अनडिस्टर्ब छोड़ा जाए। तब एक मैच्योर परफेक्ट सॉइल बनने में 1,000 साल लग जाते हैं। तो जियोग्राफी में ना टाइम स्केल बहुत स्लो चलता है, बहुत स्लो, बहुत धीरे धीरे चलता है। ठीक है, प्रिसीजन हमने देख लिया। अच्छा, अब आपने एक चीज देखी होगी कि अर्थ जब इतनी स्पीड से मूव कर रही है, इतनी स्पीड से मूव कर रही है, फिर भी हमको ये मूवमेंट दिखती क्यों नहीं है, ये रोटेशन हमको दिखती क्यों नहीं, सारी चीजें घूमती हुई क्यों नहीं दिखती हैं। अर्थ जब घूम रही है उसी पे तो हम लोग भी हैं ना, तो अर्थ पे हम लोगों को दिखती क्यों नहीं है कि सारी चीजें घूम रही हैं? क्योंकि अर्थ के साथ सारा का सारा पूरा इन्वायरमेंट, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर घूम रहा है, और सब अर्थ पे ही है। जब सभी चीजें एक साथ एक ही स्पीड से घूम रही हैं, इस वजह से हमें रिलेटिव मोशन जो है वो जीरो दिखती है, रिलेटिव मोशन जो है वो जीरो रहती है। और रिलेटिव मोशन जीरो होने की वजह से हमको ये मोशन फील नहीं होती है। रिलेटिव मोशन जो होती है ये जीरो होती है, शून्य। तो हमने 3 तरह की मूवमेंट पढ़ ली, अर्थ की मोशंस पढ़ ली। एक तो प्रिसीजन, रोटेशन और रिवोल्यूशन, 3 तरह की मोशन हमने पढ़ ली। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक हमारा आएगा वो होगा अक्षांश तथा देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये मेन हेडिंग है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। हिंदी में इसको लिखेंगे अक्षांश तथा देशांतर। अब उसी टॉपिक पे घूम के आ रहा है, जैसे हमने आपको पहले बीच में बताया था ना कि अर्थ होती है, उसमें ऐसे ऐसे लाइंस होती हैं। ठीक है ना, अब आपसे एक चीज मैं पूछूं, जिस कमरे में आप बैठे हुए वहां पर किसी चीज की हमको पोजीशन बतानी है, कोई कोई बच्चा बैठा है, एग्जैक्ट पोजीशन उसकी हमको बतानी है कि कहाँ पे बैठा हुआ है। सपोज करो उस कमरे में ऐसे टाइल्स लगी हुई हैं, ऐसे लंबी लंबी इस तरह से कुछ लगी हुई हैं, और कुछ इस तरह से लगी हुई हैं, ऐसे ये टाइल्स लगी हुई हैं। किसी भी चीज की पिन पॉइंट एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए हमको कम से कम 2 डायरेक्शन से हमको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल में लिख दिया कि ये ABCDE, ये आपकी क्या है, रो है, ये आपके कॉलम्स हैं, सॉरी ये आपके कॉलम्स हैं और ये आपकी रो है। अब हम बोले कि यहां पर कोई बच्चा बैठा हुआ है, एक बच्चा यहां पे बैठा हुआ है इस जगह पर, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताइए क्या है। तो हम लोग बोलेंगे 4, इधर से फोर्थ रो में है ये, और उधर से डी वाले कॉलम पे। तो अगर हम ऐसे लिख दें कि 4D, क्या लिख दें 4D, ये क्या हो गई, इस बच्चे की एग्जैक्ट लोकेशन हो गई, 4D पे बैठा हुआ है। ठीक है ना, ये सबको समझ में आया होगा, बेसिक सी चीज है बिल्कुल। इसी तरह से हम अर्थ पर भी इसी तरह से हम लोग लोकेशन को निकालते हैं, सेम चीज। तो अर्थ पे लोकेशन को निकालने के लिए और इसको समझने के लिए हम लोगों ने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स बनाए हैं। कैसे बनाए हैं देखिए, ये हो गई अर्थ हमारी। ठीक है, हमने इसको लैटिट्यूड्स में डिवाइड किया, ऐसे करके लैटिट्यूड्स बना दिए। ठीक है, और
और ऊपर से हमने नॉर्थ से साउथ पोल में हमने लॉन्गिट्यूड्स बना दिए इस तरह से कुछ। इसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं लॉन्गिट्यूड को। ये लॉन्गिट्यूड्स हो गए। समझ लेना। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर प्लेस पे हमको लोकेशन बतानी है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसका ये वाला, सपोज करो ये वाला लैटिट्यूड है और ये वाला लॉन्गिट्यूड है, इस जगह पे पर्टिकुलर लोकेशन हमारी है। आप लोगों ने देखा होगा फोन, मोबाइल फोन में आप लोग जब जीपीएस यूज करते हैं, मैप आप यूज करते हैं गूगल मैप्स, तो जीपीएस पे आधारित होता है। उस पर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसे आप टिप करेंगे तो एक पॉइंट आकर के वहां पे गिरता है, और ऊपर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से कुछ लोकेशन लिख करके आती है। 43 डिग्री नॉर्थ, 37 डिग्री ईस्ट, ऐसे करके कुछ एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन वहां पर लिख करके आती है। वो इन्हीं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की लोकेशन होती है कि किस पर्टिकुलर लैटिट्यूड पे, किस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड पे आपकी पोजीशन है या उस स्थान की पोजीशन है जिसको आप देखना चाह रहे हैं। ठीक है ना। तो अब हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को पढ़ेंगे, ये क्या होते हैं। ठीक है। तो एक अर्थ बनाएंगे, और हमने जैसा पहले बताया था कि हम लोग यहां से एक इक्वेटर वाली रेखा बना चुके हैं 0 डिग्री, ये हो गई हमारी इक्वेटर। ठीक है ना। अब लैटिट्यूड को पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि लैटिट्यूड को पढ़ने के लिए, सॉरी, लैटिट्यूड का मतलब हो जाएगा आपका अक्षांश। ये हो गया लैटिट्यूड। अक्षांश को पढ़ने के लिए हम लोग बताएंगे कि ये इक्वेटर के मिड पॉइंट से, बीच के किसी बिंदु से उस स्थान की जो कोणीय दूरी होगी, सपोज करो यहां पर कोई प्लेस है 20 डिग्री पे, 20 डिग्री का एंगल यहां से बनेगा ना इक्वेटर के बीच से, तो ये 20 डिग्री लैटिट्यूड हो जाएगा हमारा। ठीक है। इसी तरह से यहां पर कोई पोजीशन है, मान लो ये 60 डिग्री पे है, मिड पॉइंट से ये 60 डिग्री पे है, तो ये 60 डिग्री का लैटिट्यूड हो जाएगा। इस तरह से हमने अर्थ के लैटिट्यूड्स बनाए हैं, अर्थ को लैटिट्यूड्स में डिवाइड किया। ठीक है ना। तो ये 0 डिग्री, इसके ऊपर ऐसे लैटिट्यूड्स कहां तक चले जाएंगे, मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, 90 तक जा सकता है, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री एंगल ही तो जाएगा, 90 डिग्री जाएगा मैक्सिमम। तो 90 इधर और 90 डिग्री इधर, तो टोटल हमारे पास इतने ही लैटिट्यूड्स हैं। अगर हम होल नंबर लेंगे, पूर्ण संख्या लेंगे, तो 0 को मिलाकर के 90 इधर 90 इधर, यानी टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हो गए, 90 ये वाले हो गए इधर, 90 नीचे हो गए, 90 90, और 0 डिग्री वाला एक हो गया, टोटल हो गए 181 लैटिट्यूड्स। अगर हम होल नंबर काउंट कर रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसे आप देखेंगे कि इन दो के बीच में लैटिट्यूड का जोन देखेंगे, तो इन दो लाइन के बीच में कितना लैटिट्यूड आएगा, एक ही लैटिट्यूड तो आएगा। ऐसे इन दोनों लाइन के बीच में कितना लैटिट्यूड आएगा, एक लैटिट्यूड जोन आ गया ये वाला। ठीक है। ऐसे इन दोनों के बीच में फिर एक आ गया। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो हमको मिलेंगे 79 ऊपर, इस तरह से हम देखेंगे, कलर चेंज कर देते हैं इसका, तो 79 आ जाएंगे ऊपर, 79 इस तरह से नीचे आ जाएंगे, और एक हो जाएगा 0 वाला। टोटल कितने हो गए, 179, टोटल 179 हो गए। इधर देख लेते हैं, 79 ऊपर आ गया यहां से यहां तक के बीच में, सॉरी 79 नहीं, 89, 89 ऊपर आ गया, 89 नीचे आ गया, और इसके नीचे एक 0 डिग्री वाला यानी वो 1, तो कितने हो गए 179। अगर हम होल नंबर काउंट नहीं कर रहे हैं तो टोटल लैटिट्यूड्स आएंगे 179, होल नंबर काउंट करने के बाद आएंगे 181, जैसा हमने आपको बता दिया। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं। अभी मैं आपको पूरा नोट डाउन करा दूंगा कि पूरी डेफिनेशन, वो मैं बाद में भी नोट डाउन करा दूंगा।
अब लॉन्गिट्यूड समझ लेते हैं। देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जैसे मैं क्लास चलती है तो शुरुआत के जो टाइम होता है उस पर मैं सिर्फ समझाता हूँ, सिर्फ समझाऊंगा, और बाद का जो टाइम होता है क्लास का जो लास्ट का टाइम 1/3 टाइम में पूरा नोट डाउन करा देता हूँ। अच्छे से नोट्स आपके पास होंगे, इसके नोट्स की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिएगा। नोट्स मैं पूरे आपको एज इट इज़ लिखवाऊंगा, बोल बोल के आप लोग वो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। अब हम लोग देखेंगे लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। लॉन्गिट्यूड का मतलब हमने बताया था आपको, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को रन करने वाली लाइंस। यहां ऐसे ये लाइंस जो होती हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ऐसे ये होती हैं लॉन्गिट्यूड्स। ये होती लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है ना। नॉर्थ पोल से साउथ पोल को रन करने वाली लाइंस को हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अब इसको कैसे निकालते हैं, तो इसको हम लोग अर्थ के सेंटर से देखते हैं। कहां से? अर्थ के सेंटर से। ये मैं सेंटर की ऊपर वाले सेंटर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अर्थ के सेंटर की बात कर रहा हूं। अर्थ का सेंटर जो, जैसे एक बॉल लेंगे उसके बीच में कहीं अंदर एक केंद्र होता होगा ना उस गेंद का अंदर, वहां से हम लोग लेंगे एंगुलर डिस्टेंस, कि किसी पर्टिकुलर प्लेस की एंगुलर डिस्टेंस कितनी है, उस हिसाब से हम लोग लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड निकालते हैं, ठीक है। ये अंदर से ऐसे इस तरह से कुछ एंगल, एंगल कैसे बनेगा, यहां पे एंगल बनेगा। जैसे इस वाले फिगर पे हम देखें तो यहां कोई अंदर पॉइंट होगा, यहां पर, यहां से ऐसे एक लाइन खींचेंगे, इस लाइन के बीच का एंगल, फिर इस लाइन का एंगल, फिर इस लाइन का एंगल, इस तरह से पूरी की पूरी लाइन हमारी खींचेंगी, ये ऐसे। ये होता है लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड कैसे? नॉर्थ से साउथ की तरफ देशांतर रेखाएं जो होती हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ या दक्षिण से उत्तर की तरफ, एक दूसरे के पैरेलली, पैरेलल नहीं बोलेंगे इनको हम, एक दूसरे के आसपास बगल से ऐसे रन करती हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। इनको बोलते हैं लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखाएं, ठीक है। अब देशांतर रेखाओं में हम लोग देखेंगे कि जैसे इसमें हम लोग जब इक्वेटर पढ़ रहे थे, लाइन ऑफ लैटिट्यूड पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने देखा था कि एक 0 डिग्री की लाइन थी जिसको हम लोग इक्वेटर बोलते थे ना। इसी तरह से यहां पर भी एक 0 डिग्री की लाइन होती है जहां से हम लोग शुरुआत करते हैं अपने देशांतरों की। तो वो जो 0 डिग्री की लाइन ऑफ लैटिट्यूड होती है, लॉन्गिट्यूड होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीनविच लाइन, 0 डिग्री पे। ये लंदन का एक शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच, ब्रिटेन का एक शहर है लंदन, और लंदन के बगल में एक टाउन है जिसका नाम है ग्रीनविच। ग्रीनविच इस ग्रीनविच के नाम पे इस लाइन का नाम पड़ा है, 0 डिग्री वाले लॉन्गिट्यूड की लाइन, इसको हम लोग ग्रीनविच लाइन बोलते हैं। ग्रीनविच लाइन बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है, ग्रीनविच रेखा। फिर यहां से आगे बढ़ेंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करते करते पूरा एक एंगल कितने डिग्री का हो सकता है, एक पॉइंट अगर हम बनाए ऐसे करके, तो यहां से आएगा इसके बीच में 90 डिग्री, फिर इससे इसके बीच में 90 डिग्री, फिर इससे इसके बीच में 90 डिग्री, और फिर इससे इसके बीच में 90। टोटल अगर हम देखेंगे तो एक एंगल कितने का बनेगा, 360 डिग्री का। यानी जितने डिग्री का एंगल उतने ही यहां पर लाइनें, यानी लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड कितनी हो जाएंगी, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड ये हो जाएंगी 360। टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड 360, ठीक है। इस तरह से कुछ लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड होती हैं, ठीक है। अब हम लोग जो हमने पढ़ा है उसको हम लोग अब नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब आपकी क्लास में हम नोट डाउन कराएंगे जो अभी तक हमने पढ़ाया है आपको। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग आप लोग डालेंगे शुरुआत से, नोट्स अब आप बनाएं, द अर्थ।
द अर्थ, पृथ्वी। थोड़ा सा स्पीड अप करके लिखिएगा, थोड़ा सा तेज लिखने की कोशिश कीजिएगा। इसमें पहला टॉपिक आपका है, पहली मेन हेडिंग डालिएगा आप, मेन हेडिंग डालिएगा शेप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आकृति। हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहा हूं, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख लें, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख लें। शेप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आकृति। इसके आगे लिखेंगे पृथ्वी एक शुद्ध गोला नहीं है, पृथ्वी एक शुद्ध गोला नहीं है। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, पोल्स पर, जो पोल्स हैं वहां पर चपटी है, पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है तथा विषुवत रेखा पर उभरी हुई है, विषुवत रेखा पर उभरी हुई है। इंग्लिश वाले आप लिखिएगा, अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फेयर, अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फेयर। It is flattened at the poles, it is flattened at the poles and bulged at equator. It is flattened at the poles and bulged at equator. Therefore shape of the earth is oblate spheroid, oblate ऐसे लिख लीजिएगा, oblate spheroid are known as geoid, oblate spheroid are known as geoid। हिंदी वाले लिखिएगा, इसीलिए पृथ्वी की आकृति को लध्वक्ष गोलाभ कहते हैं, ऑब्लिट स्फेरॉइड, लध्वक्ष गोलाभ। या जियोइड, जियोइड ऐसे लिख लेना, जियोइड कहते हैं। इसके बाद जो हमने एक फिगर आपको बनवाया था, वो वाला फिगर आप लोग बना लेंगे। देखिए हम बना दे रहे हैं, फिर से नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसे एक अर्थ का शेप बनाएंगे आप, ठीक है। यहां से दो रेखाएं ऐसे खींचेंगे, ये यहां पे लिख लेना आप, ये है पोलर डायमीटर, पोलर डायमीटर, और ये है आपका इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल डायमीटर, इक्वेटोरियल डायमीटर। इसकी लेंथ 17,757 किलोमीटर, ये वाली लेंथ हो गई, और ये वाली लेंथ 17,714 किलोमीटर, 17,714, 17,714 किलोमीटर। ये दोनों की लेंथ ऐसे बना लीजिए फिगर, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ पे लिख लीजिएगा ऐसे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये बनाने के बाद अगली हेडिंग डालिएगा पृथ्वी की गतियां। ये बनाने के बाद अब अगली हेडिंग डालिएगा पृथ्वी की गतियां, मोशंस ऑफ द अर्थ, मोशंस ऑफ द अर्थ, इंग्लिश मीडियम वाले, मोशंस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की 3 प्रकार की गतियां होती हैं। अर्थ हैज 3 टाइप्स ऑफ मोशंस, अर्थ हैज 3 टाइप्स ऑफ मोशंस। पृथ्वी की 3 प्रकार की गतियां होती हैं। फर्स्ट नंबर हेडिंग डालिएगा रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति।
इसमें डैश बना के आगे लिखिएगा, पृथ्वी की अक्ष के चारों ओर की अक्षीय गति को घूर्णन गति कहा जाता है। पृथ्वी के अक्ष की चारों ओर की गति को, ऐसे अक्ष के चारों ओर, अपने एक्सिस के चारों ओर जो रोटेट करती है, की गति को घूर्णन गति कहा जाता है। अक्ष का अर्थ है ध्रुवीय व्यास, पोलर डायमीटर। अक्ष का अर्थ है ध्रुवीय व्यास, ये हमने बताया था आपको। रोटेशनल मोशन, ध्रुवीय व्यास का मतलब ये यहां से यहां तक का व्यास, ये अक्ष का अर्थ है ध्रुवीय व्यास, अर्थात वह जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच का होता है। इंग्लिश में लिखिएगा, अर्थ हैज थ्री टाइप्स ऑफ मोशन, आपने लिख लिया होगा। फर्स्ट हेडिंग रोटेशन, रोटेशन में लिखिएगा, इट रेफर्स टू मूवमेंट, इट रेफर्स टू मूवमेंट अराउंड द एक्सिस, इट रेफर्स टू द मूवमेंट अराउंड द एक्सिस। Axis means polar diameter of the earth, polar diameter of the earth। फिर अगली लिखिएगा, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हिंदी में लिखिएगा, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करती है। इंग्लिश में अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। फिर लिखिएगा, रोटेशनल स्पीड इज नॉट यूनिफॉर्म एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स, रोटेशनल स्पीड इज नॉट यूनिफॉर्म एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स। घूर्णन गति हर अक्षांश पर एक समान नहीं होती है। जैसे हमने बताया था आपको ये वाला फिगर, कि यहां पर इक्वेटर पे रोटेशनल स्पीड ज्यादा, उससे कम, फिर पोल्स पे एकदम कम, और एकदम पोल पे चले जाएंगे तो वहां पर जीरो हो जाएगी। ठीक है ना, ये फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, ऐसे बना लीजिएगा। इधर से इधर बढ़ेंगे तो डिक्रीज होगी, और यहां से नीचे आएंगे तो इंक्रीज होगी स्पीड। ठीक है, और ये स्पीड लिख भी लीजिएगा, ये लिखी हुई है, ये एट इक्वेटर, ऐसे करके लिखिए, इक्वेटर पे 1690 किलोमीटर पर आवर, और 66.5 डिग्री पे की लैटिट्यूड पे 845 किलोमीटर पर आवर। ऐसे लिख लीजिएगा, ये फिगर ड्रॉ करके, कितनी स्पीड होती है अर्थ की अलग अलग लैटिट्यूड्स पे। पोल्स की तरफ जाएंगे तो स्पीड कम होगी, और पोल से जब हम इक्वेटर की तरफ आएंगे तो स्पीड बढ़ेगी। फिर आगे लिख लीजिएगा, एट 90 डिग्री लैटिट्यूड स्पीड इज 0 किलोमीटर पर आवर। अब आप ये चीज देखिएगा, हमने बताया था कि अर्थ जो है ये इक्वेटर के पास बीच में बल्ज्ड है और ऊपर से फ्लैटेंड है, चपटी हुई है। बल्ज इस वजह से है क्योंकि आप यहां देखिएगा कि इक्वेटर के पास स्पीड जो है रोटेशन की वो सबसे ज्यादा है, इक्वेटर के पास रोटेशनल स्पीड सबसे ज्यादा है। तो इस वजह से यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। जब स्पीड यहां पे ज्यादा है तो अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी यहां पे सबसे ज्यादा होगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से अर्थ यहां पर बल्ज्ड है, यहां पर ज्यादा उठी हुई है, उभरी हुई है, और पोल्स पे जो है ये फ्लैटेंड है, चिपटी हुई है। ठीक है ना, ये एक रीजन है इसके पीछे का। अगली हेडिंग डालिएगा, रिवोल्यूशन। सेकेंड हेडिंग इज रिवोल्यूशन यानी परिक्रमण, रिवोल्यूशन यानी परिक्रमण। रिवोल्यूशन हमने ये बताया था आपको इस तरह से, पहले तो ये फिगर आप ड्रॉ कर लीजिए,
ये हटा दीजिए, केवल इसमें ये हटा दीजिए, बाकी फिगर पूरा ड्रॉ कर लीजिए और ये हटा दीजिए। बाकी ये फिगर एज इट इज ड्रॉ कर लीजिए। परिक्रमण के आगे लिखिएगा इंग्लिश में, इट रेफर्स टू मूवमेंट, इट रेफर्स टू मूवमेंट around the sun, it refers to the movement around the sun the path of movement is called orbit, the path, ये path जो होता है, the path of the movement, ये orbit बोलते हैं इसको, the path of the movement is called orbit। ये ऑर्बिट है आपका, द पाथ ऑफ द मूवमेंट इज ऑर्बिट। हिंदी में लिखिएगा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है जिसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है जिसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी के परिक्रमण के मार्ग को ऑर्बिट यानी कक्ष कहते हैं। पृथ्वी के परिक्रमण के मार्ग को ऑर्बिट यानी कक्ष कहते हैं। पृथ्वी का कक्ष दीर्घवृत्ताकार होता है। इंग्लिश में लिखिए, ऑर्बिट ऑफ द अर्थ is elliptical, orbit of the earth is elliptical, पृथ्वी का कक्ष दीर्घवृत्ताकार होता है। इसीलिए सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी में परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी में परिवर्तन होता रहता है। ये हमने बताया था ना, जब पास है तो पेरिहिलियन और जब दूर है तो एपिहिलियन। और डिस्टेंस में, ये डिस्टेंस हमने आपने लिखी 15.2 करोड़ किलोमीटर और 14.7 करोड़ किलोमीटर। 3 जनवरी के पास सबसे ज्यादा पास होती है पृथ्वी सूर्य के, और 4 जुलाई में सबसे ज्यादा दूर होती है। ठीक है, आगे लिखिए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घड़ी के सुइयों के विपरीत दिशा में गति करती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट टू ईस्ट, घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में गति करती है। अर्थ रिवॉल्व्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। Earth revolves from west to east in an anti-clockwise direction. In an anti-clockwise direction. हिंदी में लिखिए, आगे एक स्टार बना के ऐसे साइड में लिखिएगा, ऐसे स्टार बना लीजिएगा, एक नीचे स्टार बना के लिखिएगा। इस प्रकार पृथ्वी के घूर्णन तथा परिक्रमण की दिशा एक समान है। स्टार के आगे लिख लीजिए, इस प्रकार पृथ्वी के घूर्णन तथा परिक्रमण की दिशा एक समान है। इंग्लिश में लिखिए, स्टार बना के, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ is same. The direction of the rotation and revolution of the earth is same. ये फिगर आपने बना ही लिया है। इसमें ये वाली डिस्टेंस स्पीड लिख लीजिएगा, हिंदी में लिख लीजिएगा, पृथ्वी के परिक्रमण की औसत गति
पृथ्वी के परिक्रमण की औसत गति 29.8 किलोमीटर पर सेकंड, 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड पर सेकंड। ठीक है, इंग्लिश में लिख लीजिएगा, revolution speed of the earth around the sun is 29.8 kilometer per second, 29.8 kilometer per second। ओके, ये नोट डाउन कर लीजिएगा फिगर आपने। हिंदी में आगे लिख लीजिएगा, पृथ्वी झुके हुए अक्ष पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी झुके हुए अक्ष पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसीलिए दिन और रात की लंबाई में परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी झुके हुए अक्ष पर, इंक्लाइंड एक्सिस पर, इंग्लिश में लिखिएगा, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इंक्लाइंड एक्सिस and because of this, earth revolves around the sun in an inclined axis, and because of this, length of day and night varies, length of day and night varies। थर्ड हेडिंग डालिएगा आप, प्रिसीजन, तीसरा जो मूवमेंट है प्रिसीजन का। तीसरा मूवमेंट डालिएगा प्रिसीजन का। प्रिसीजन ने बताया था ना, जो स्पिनिंग टॉप वाला हमने फिगर आपको बताया था बना के, कुछ इस तरह से। स्पिनिंग टॉप लट्टू की तरह घूमती है। लिखिए, घूर्णन करती हुई पृथ्वी के अक्ष की, घूर्णन करती हुई पृथ्वी के अक्ष की कोणीय गति को, घूर्णन करती हुई पृथ्वी के अक्ष की कोणीय गति को प्रिसीजन कहा जाता है। कोणीय गति को प्रिसीजन कहा जाता है। जो लट्टू की गति के समान है, जो लट्टू की गति के समान है। इंग्लिश में लिखिएगा, conical motion of axis of rotating earth, conical motion of axis of rotating earth, like the spinning top, conical motion of axis of rotating earth, like the rotating or spinning top is called precision। Earth takes nearly 26,000 years Earth takes nearly 26,000 years to complete one precision। हिंदी में लिखिएगा, पृथ्वी लगभग 26,000 वर्षों का समय एक प्रिसीजन पूरा करने में लेती है, या अर्थ को एक प्रिसीजन पूरा करने में 26,000 वर्षों का समय लगता है। 26,000 वर्षों का समय। अगली हेडिंग डालिए, अक्षांश तथा देशांतर। अगली हेडिंग अक्षांश तथा देशांतर।
अक्षांश तथा देशांतर। पृथ्वी के धरातल पर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंग्लिश में लिख लीजिएगा, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। पृथ्वी के धरातल पर किसी भी स्थान की अवस्थिति को अक्षांश तथा देशांतर के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इंग्लिश वाले लिख लीजिएगा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हेडिंग। हिंदी में लिखिए, पृथ्वी के धरातल पर किसी भी स्थान की अवस्थिति को अक्षांश तथा देशांतर के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इंग्लिश में लिखिए, location of any place on the surface of the earth, location of any place on the surface of the earth is described in terms of latitude and longitude, is described in terms of latitude and longitude, latitude and longitude। फिर हेडिंग डालिए लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड आगे लिखिए, इट रेफर्स टू angular distance of a place from equator. It refers to angular distance of a place from equator। हिंदी में लिखिए, लैटिट्यूड यानी अक्षांश हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डाल के आगे लिखिए, अक्षांश हेडिंग डाल के आगे लिखिए, विषुवत रेखा से किसी भी स्थान की, विषुवत रेखा से किसी भी स्थान की, विषुवत रेखा से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। विषुवत रेखा से किसी भी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से, बीच में लिख लीजिएगा, पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी को, पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। विषुवत रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों के बीच स्थित है। विषुवत रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों के बीच में स्थित है। फिर आगे लिखिए, समान अक्षांशों वाले स्थानों को मिलाने वाली, समान अक्षांशों वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। समान अक्षांशों वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। इंग्लिश वाले लिखिए, equator is an imaginary line, equator is an imaginary line that divides the earth into equal hemispheres, that divides the earth into equal hemispheres। imaginary lines joining the places of, आगे लिखिए, imaginary lines joining the places of identical latitude, imaginary lines joining the places of identical latitude is called line of latitude, is called line of latitude। लैटिट्यूड में ऐसे एक फिगर बना लीजिएगा, हमने बनवाया था, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड, फिर ऐसे इस तरह से कुछ बना लीजिए।
ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, और ये 90 डिग्री, और इधर भी ये 90 डिग्री। ये साउथ और ये नॉर्थ। ये हो गई आपकी इक्वेटर, विषुवत रेखा। अगली हेडिंग डालिए लॉन्गिट्यूड्स, देशांतर। हिंदी में हेडिंग है देशांतर, इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड्स। इंग्लिश में लिखिए इट रेफर्स टू एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस, इट रेफर्स टू एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम प्राइम मेरिडियन, it refers to angular distance of a place from prime meridian. Prime meridian is also known as 0 degree meridian. Prime meridian is also known as 0 degree meridian or Greenwich meridian. Prime meridian is also known as 0 degree meridian or Greenwich meridian. हिंदी में लिखिए इसका तात्पर्य प्रधान मध्याह्न, प्रधान मध्याह्न इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। इसका तात्पर्य प्रधान मध्याह्न रेखा से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी से है। इसका तात्पर्य प्रधान मध्याह्न रेखा से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी से है। प्रधान मध्याह्न रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा है। यह एक काल्पनिक रेखा है। यह एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। कौन सी? लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं हम। ये वाली, ये मान लो 0 डिग्री की ग्रीनविच है, और फिर इस तरह से जो हमने फिगर बनाया था लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखाएं, ये ऐसे देशांतर रेखाएं, ठीक है, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। यह रेखा लंदन के निकट ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। इंग्लिश वाले पे लिख लिए इट कनेक्ट्स नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इट कनेक्ट्स नॉर्थ पोल टू साउथ पोल and passes through a place Greenwich near London, and passes through a place Greenwich near London. ठीक है, अब एक पाई चार्ट बनाएंगे आप लोग। पाई चार्ट समझते हैं ना? एक पाई चार्ट बनाएंगे आप लोग। पाई चार्ट में ऐसे लिखिएगा, एक बीच से ऐसे एक कंपैरेटिव वे में, इधर लिखिएगा लैटिट्यूड
और इधर लिखिएगा लॉन्गिट्यूड। अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर। इसमें नंबर 1, इधर भी ऐसे नंबर 1 डाले। यहां नंबर 1 में लिखना हिंदी में, अक्षांश रेखाओं की दिशा पूर्व से पश्चिम की होती है। पूर्व से पश्चिम नहीं, पूर्व पश्चिम होती है। अक्षांश रेखाओं की दिशा पूर्व पश्चिम, ऐसे लिखना, पूर्व पश्चिम। अक्षांश रेखाओं की दिशा पूर्व पश्चिम होती है। ईस्ट वेस्ट या वेस्ट ईस्ट कुछ भी कह लीजिए आप। और इनमें लिखिएगा उत्तर दक्षिण होती है, ऐसे लिखना, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण होती है। उत्तर दक्षिण होती है। इंग्लिश वाले लिखना ईस्ट वेस्ट, इधर लिख लेना इट्स डायरेक्शन इज ईस्ट वेस्ट, और इधर लिख लेना इट्स डायरेक्शन इज नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ, इधर नॉर्थ साउथ, इधर ईस्ट वेस्ट। फिर 2 नंबर पॉइंट इधर भी और 2 नंबर पॉइंट इधर भी। हिंदी वाले लिखिए अक्षांश रेखा, यहां पे लिखिए अक्षांश रेखा वृत्ताकार होती है। अक्षांश रेखा वृत्ताकार, वृत्ताकार, अक्षांश रेखा वृत्ताकार होती है। देशांतर रेखा, इधर लिखना, देशांतर रेखा अर्धवृत्ताकार होती है। अर्ध वृत्ताकार होती है। देशांतर रेखा अर्धवृत्ताकार होती है। इंग्लिश में लिखिएगा, इधर लिखिएगा सर्कुलर, सर्कुलर, और इधर लिख लीजिएगा सेमी सर्कुलर। मेरिडियन इज सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर और सेमी सर्कुलर। अब 3 नंबर ऐसे लिखिएगा, इधर भी और इधर भी, 3 नंबर के नीचे लिखिएगा ऐसे। इधर लिखिएगा इंग्लिश में, लेंथ ऑफ लाइन ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस टुवर्ड्स पोल। लेंथ ऑफ, यहां लिखिएगा लेंथ ऑफ लाइन ऑफ लैटिट्यूड, लेंथ ऑफ लाइन ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस टुवर्ड्स पोल। और इधर लिखिएगा ऑल ऑफ द मेरिडियंस आर ऑफ सेम लेंथ। ऑल ऑफ द मेरिडियंस आर ऑफ सेम लेंथ। ऑल ऑफ द मेरिडियंस आर ऑफ सेम लेंथ। हिंदी में लिखिएगा, ध्रुवों की ओर से या ध्रुवों की ओर जाने पर, यहां लिखिएगा ध्रुवों की ओर जाने पर
अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आती है। ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आती है। और इस तरफ लिखिएगा, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई एक समान होती है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई एक समान होती है। इधर लिखिएगा 4 नंबर पॉइंट। इधर लिखिएगा, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। तथा एक दूसरे से कभी नहीं मिलती। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं तथा एक दूसरे से कभी नहीं मिलती। इधर लिखिएगा, सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर एक दूसरे से मिल जाती हैं। सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर एक दूसरे से मिल जाती हैं। इंग्लिश में लिखिएगा, पैरेलल टू ईच अदर। यहां लिखिए पैरेलल टू ईच अदर एंड नेवर मीट्स। पैरेलल टू ईच अदर एंड नेवर मीट्स। पैरेलल टू ईच अदर एंड नेवर मीट्स। यहां पे लिखना, दे मीट at poles with each other. They meet at poles with each other. और they converges at poles, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला पॉइंट लिखना, 5th पॉइंट इंग्लिश में पहले। Linear distance between two consecutive lines of latitude. Linear distance between two consecutive lines of latitude is 110.5 kilometer at equator. 110.5 kilometer per 110.5 kilometer at equator. kilometer at equator. And slightly increases towards the pole. And slightly increases towards the pole. It occurs because of oblate spheroid shape of the earth. It occurs because of oblate spheroid shape of the earth. इस तरफ लिखिएगा उसी में, इंग्लिश में, linear distance between two consecutive meridians. Linear distance between two consecutive meridians is 111.32 kilometer at equator. And gradually decreases towards pole. And gradually decreases towards pole. And gradually decreases towards pole. हिंदी में लिखिए इस तरफ, दो क्रमिक अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, दो क्रमिक अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर
विषुवत रेखा पर विषुवत रेखा पर 110.5 किलोमीटर होती है। 110.5 किलोमीटर होती है। 110.5 किलोमीटर होती है। ध्रुवों की ओर जाने पर इसमें वृद्धि होती है। ध्रुवों की ओर जाने पर इसमें वृद्धि होती है। इसका कारण पृथ्वी की लब्धवक्ष गोलाभ आकृति है। पृथ्वी की लब्धवक्ष गोलाभ आकृति है। इसका कारण पृथ्वी की लब्धवक्ष गोलाभ आकृति है। इधर लिखिएगा, विषुवत रेखा पर दो क्रमिक देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर दो क्रमिक देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। 111.32 किलोमीटर होती है। विषुवत रेखा पर दो क्रमिक देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है, जो ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। जो ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। जो ध्रुवों की ओर कम होती जाती है तथा ध्रुवों पर यह शून्य हो जाती है। जब ये लाइंस ऐसे जाके मिल जाएंगी ऐसे, तो यहां पर क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी डिस्टेंस। ये अर्थ है। अब यहां पर अगला पॉइंट लिखना, 6 नंबर पॉइंट, इधर भी और इधर भी। अक्षांशों की गणना, ऐसे लिखना, अक्षांशों की गणना। अक्षांशों की गणना। फिर इसमें ब्रैकेट में लिखना, अक्षांशों की गणना में यदि पूर्ण संख्या ली जाए, पूर्ण संख्या ली जाए, अगर होल नंबर लिया जाए, पूर्ण संख्या ली जाए, तो ऐसे लिखना, 1 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ तक। फिर ऐसे लिखना, 1 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ तक। कितना हो जाएगा? 90 लाइन्स इधर और 90 लाइन्स इधर, प्लस एक लाइन 0 डिग्री वाली, टोटल हो गई 181 लाइन्स। ऐसे लिख लेना। इंग्लिश वाले भी लिख लेना, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, इधर टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। ब्रैकेट में लिखना, बाय काउंटिंग, बाय टेकिंग द होल नंबर, बाय टेकिंग द होल नंबर। और ये लिख लेना ऐसे, बाय टेकिंग द होल नंबर। 90 90 एक और जोड़ेंगे तो 181 आ जाएगा। ठीक है। और अगर होल नंबर नहीं लेंगे तो इसी में, ये नोट डाउन करने के बाद इसी में लिखना, ये हटा देना केवल, बाकी सब सेम रहेगा। ये सिर्फ हटा देना, ब्रैकेट वाला पोर्शन हटा देना, बाकी सब सेम रहेगा। और अब कितनी हो जाएगी? 1 डिग्री नॉर्थ से 89 डिग्री नॉर्थ तक, और 1 डिग्री साउथ से 89 डिग्री साउथ तक। कितना हो जाएगा? एटी 89 इधर हुआ, 89 इधर हुआ, और 0 डिग्री वाला एक और हो गया, तो 179। उसी के नीचे इसी वाले में लिख लेना दोनों। ठीक है। इसको नोट डाउन करने के बाद अब इधर
इस वाले में 6 पॉइंट लिखना। हिंदी में देशांतर रेखाओं की गणना, देशांतर रेखाओं की गणना, देशांतर रेखाओं की गणना कैसे करेंगे? 1 डिग्री ईस्ट से 179 डिग्री ईस्ट, एक तो ये हो जाएगा ईस्ट वाला, फिर 1 डिग्री वेस्ट से 179 डिग्री वेस्ट, कितनी हो गई टोटल? 179 इधर और 179 इधर, प्लस 0 डिग्री वाली एक और एक 180 डिग्री वाली, ये हो गई 2। अब दोनों तीनों को काउंट करेंगे, कितनी आ जाएगी? 360 360 टोटल कितनी आ जाएंगी लाइंस? 360। ठीक है, ये आपने नोट डाउन कर लिया? ठीक है, तो ये बेसिकली एक कंपैरिजन था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में। कंपैरिजन पे ये मेंस में हो सकता है आपका ऐसा आ जाए क्वेश्चन एक, तो ये मेंस के बेसिस पे था। अगर प्रीलिम्स में भी आ रहा है तो यहाँ से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने कहाँ तक कंप्लीट किया? आज हमने कंप्लीट किया लाइन ऑफ लैटिट्यूड और लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड तक, अक्षांश और देशांतर रेखाओं तक। हमने जैसा कि बताया, अभी हम बिल्कुल बेसिक सा लेकर के चल रहे हैं, बिल्कुल शुरुआती स्तर से, जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता जियोग्राफी में, हम लोग स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके हम अपना स्टैंडर्ड बढ़ाते जाएंगे और जैसे जैसे आपको समझ होती जाएगी हम क्लास की स्पीड भी तेज करते जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। और आज की क्लास में हमने जो 3-4-5 टॉपिक्स लिखवाए हैं, तो मेरा क्लासेस का सिंपल यही तरीका रहेगा, शुरू में मैं आकर के आप लोगों को पहले एक साथ समझा दूंगा और फिर बाद में लिखवा दूंगा। नोट्स की आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, बस थोड़ा सा मेरे साथ जल्दी जल्दी लिखने की प्रैक्टिस आपको डालनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।